इसके बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन तुम्हारे मई जून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, में इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, जीडीपी, जीएनआई, जीएनपी पर कैपिटा, पॉवर्टी, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी, एचडीआई, सही है। फिर पॉवर्टी का पूरा चैप्टर है, फिर पॉपुलेशन का चैप्टर है, डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज, ये सब एक ही है, ये पूरा एक में ही कवर होगा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मल्टीनेशनल हम कर चुके हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सचेंज रेट है, और फिर पॉलिसी टू करंट, ये करेक्ट अपना अपना पॉलिसीज टू करेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत बड़ा कोर्स बाकी है, लेकिन 1.5 महीने में आराम से ये खत्म होगा, पूरा डिटेल में खत्म होगा। प्लीज क्लासेस को रिकॉर्ड रखिएगा, इन लेक्चर्स को दोबारा देखिएगा। अब तक जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे थे वो समझ लो कोर्स का 40% कवर है, मतलब समझ लो माइक्रो के अंदर जो पेपर में आता है 40, अब जो तुम्हारा 50 to 60% पेपर है ना वो मैक्रो से बनता है, ठीक है। पहले ये होता था कि बच्चे जो थे ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी सारे चैप्टर्स छोड़ देते थे, जैसे मिसाल के तौर पे वो छोड़ देते थे एक्सचेंज रेट, छोड़ देते थे बीओपी, छोड़ देते थे। अब पहले बेसिकली 6 क्वेश्चन आते थे, 6 में से 3 करने होते थे। अब उन्होंने कहा कि ये 4 में से आप 3 करेंगे। तो एक ही सवाल में अगर आप स्पेसिमेन पेपर देखें और अक्टूबर नवंबर का भी जो पेपर देखें जो 2020 का है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही माइक्रो के सवाल भी दिए हैं, तो आपके पास उन्होंने चॉइस बहुत आपको लिमिट करके रिस्ट्रिक्ट करके दी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप कोई भी चीज उसमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पहले आप इस चीज को समझें कि पहले आप ही समझें कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करती है, अलग अलग चीजों पे डिबेट करती है। मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें कि आप एक जहाज में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप जहाज में बैठे हुए होंगे तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, राइट। आपको सीटें नजर आ रही होंगी, आसपास के पैसेंजर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। आपको मे बी कोई अटेंडेंट नजर आ रहा हो, कोई एयर होस्टेस नजर आ रहा हो, ठीक है, XYZ। तो आपको डिफरेंट तरह की, आपको बाहर से रनवे नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपको और जहाज नजर आ रहे होंगे, तो आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी जहाज से, आपका बड़ा लिमिटेड विजन है, आपको वही दिख रहा होगा जो आपकी आंख जो उसके जहाज के अंदर और जहाज से बाहर चीजें देख सकती है, ठीक है। टर्मिनल नजर आ रहा होगा, मैक, तो ये बड़ा लिमिटेड स्कोप है। जब हम मैक, अच्छा इसी तरीके से जहाज थोड़ा सा ऊपर टेक ऑफ करता है, ऊपर आप जाते हैं तो आपको एक पॉइंट आता है जहां पे आपको चीजें और लार्जर स्केल नजर आती हैं। जहाज थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप सोचें जहाज थोड़ा सा ऊपर आता है तो आपको पूरा कराची का शहर नजर आना शुरू हो जाता है। वो जो आपको पूरा शहर नजर आ रहा है ना कराची का, वो जो व्यू होता है जिसको हम सब देखना चाहते हैं, वो वाला जो व्यू होता है उसको कहते हैं मैक्रो व्यू। वो व्यू मैक्रो है, समझ लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैंने एक बड़ी सी आपको एक लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश की, आम बंदे को मैक्रो समझाना हो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम उसको इस अल्फाज में इस तरीके से इस एग्जाम्पल का समझा सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद द होल इकोनॉमी, दैट इज द एग्रीगेट व्यू ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, मिसाल के तौर में तुम्हें समझाता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की या फर्म्स की, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं डिमांड ऑफ अ बाइसिकल, डिमांड ऑफ हाउसेज, डिमांड ऑफ चॉकलेट्स, डिमांड ऑफ कार्स, डिमांड ऑफ ड्रिंक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, डिमांड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। उसके अंदर माइक्रो के अंदर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ कार, सप्लाई ऑफ बाइसिकल, सप्लाई ऑफ हाउसेज। लेकिन मैक्रो में हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करते हैं आउटपुट की, उसकी क्या कहते हैं, माइक्रो में हम बात करते हैं आउटपुट की, लेकिन हम मैक्रो के अंदर बात करते हैं जीडीपी की, सही है ना। इसी तरीके से हम माइक्रो के अंदर बात करते हैं क्या कहते हैं वर्कर्स की, लेकिन हम मैक्रो में बात करते हैं लेबर फोर्स की, ठीक है। माइक्रो में हम बात करते हैं रिडंडेंसी ऑफ वर्कर्स की, ठीक है ना। मैक्रो में हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी की, सही है। इसी तरीके से माइक्रो के अंदर हम बात करते हैं क्या कहते हैं अपना टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन सर्टेन फर्म्स की, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इन द इकोनॉमी फॉर एवरी, ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी आर टेकिंग अ होल एग्रीगेट व्यू ऑफ द इकोनॉमी। वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वन पर्टिकुलर फर्म, वन पर्टिकुलर पर्सन, द आउटपुट ऑफ one particular product, but we are taking a whole damn huge view of the economy, ठीक है ना। और ये कौन कर रहा होता है, किसका काम होता है ये ह्यूज व्यू लेना, ये किसका काम है?
ये स्टेट का काम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील कर रही है उस इकोनॉमिक्स से जिसके अंदर आप एक एग्रीगेट व्यू ले रहे हैं अबाउट एवरीथिंग। और कौन ले रहा है ये एग्रीगेट व्यू? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना किसके लिए जरूरी है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो स्टेट का व्यू लें, बिकॉज दे आर द वंस हु आर रनिंग द इकोनॉमी, सो दे नीड टू हैव अ मैक्रो इकोनॉमिक व्यू ऑफ एवरीथिंग, because it is important and mandatory for them, otherwise how will they able to run the state? तो स्टेट को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उनको पता हो, और उनको पता हो कि वो किस तरीके से जो है वो इकोनॉमी को रन कर सकती हैं, इकोनॉमी के अंदर मईशत को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था गवर्नमेंट चाहती है सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट के इसी तरह कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। गवर्नमेंट हुकूमत तो चला रही है, लेकिन हुकूमत को चलाने के साथ साथ गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बिजनेसेस को इम्प्रूव करे, वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करे। और जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी को रन करे, तो इकोनॉमी को रन करने के लिए गवर्नमेंट का काम खाली ये नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, बल्कि गवर्नमेंट का काम इकोनॉमी को रन करना भी है। और इकोनॉमी गवर्नमेंट कैसे रन कर सकती है? इकोनॉमी गवर्नमेंट तभी रन कर सकती है अगर गवर्नमेंट को पता हो कि उसने करना क्या है, यानी इकोनॉमी को रन करके गवर्नमेंट ने करना क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना है, यानी एक किसी भी हुकूमत ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, उसने कुछ काम करने हैं। और यानी कि आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने मीट करने होते हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने हुकूमत को चलाने के लिए मीट करने होते हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये वो टारगेट्स होते हैं जो किसी भी हुकूमत की गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें, जिससे मुल्क बेहतर तरीके से चल पाए, जिससे मुल्क की मईशत इंप्रूव कर पाए, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो पाए। वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट इनको मीट करना चाहती है? सबसे पहले हमारे पास आता है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट चाहती है कि महंगाई कम हो और वो स्टेबल हो। अच्छा, खाली लो इन्फ्लेशन लिख के नहीं आना, बल्कि स्टेबल भी। स्टेबल का मतलब क्या हम देखते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है लो अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है हाई एंड सस्टेन्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। चौथा जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो है बैलेंस्ड बीओपी। बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। ये गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गवर्नमेंट के कोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट के इकोनॉमी को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर अगर ये एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव ना हो तो पॉलिसीज निकलती हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यानी जो पॉलिसीज आएंगी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी पढ़ते हैं, वो दरअसल इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इंपोज की जाती है, इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इंपोज की जाती है। गुड, ठीक है जी। अदर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं वो क्या हैं? हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं लेस एक्सटर्नैलिटीज, कम से कम एक्सटर्नैलिटीज हो, कम से कम जो है वो इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं, पोल्यूशन हो, कम से कम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो, अपना जीडीपी नहीं बायो, है। जीडीपी इसमें आ गया ना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज, इज बेसिकली जीडीपी इंक्रीज। इन्वायरमेंटल ग्रोथ हो, सही, इन्वायरमेंटल लेस, कम से कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी कुछ होते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी ऑब्जेक्टिव है, सही है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, क्या कहते हैं, क्राइम रेट जो है वो अंडर कंट्रोल हो, इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी में हो।
there's a difference between economic growth and there's a difference between economic development, by the way. ठीक है ना? Economic development is a different thing, economic growth is a different thing. Do not confuse the two. सही है? वो difference क्या है हम अभी पढ़ लेंगे उसको. ये गवर्नमेंट के other objectives हैं, ये गवर्नमेंट के main objectives हैं जिसका हमने जिक्र अभी किया है. ठीक है? अब ये बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा कि क्लास में जब 5 मिनट रह जाए, आखिरी 5 मिनट इसका तो बता दीजिएगा. गवर्नमेंट का जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक और सबसे पहला है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. देखो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन हम कहते हैं किसको? इन्फ्लेशन हम कहते हैं महंगाई को. ठीक है ना? जब आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रही हो या प्राइस लेवल बढ़ रहा हो. कौन सा प्राइस लेवल? जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा हो, यानी प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज राइजिंग. एक आम गरीब आदमी, रिक्शे वाला जो है, टैक्सी वाला, उसको महसूस हो रहा है कि यार महंगाई आ रही है, फ्यूल महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, जनरली सब कुछ महंगा हो रहा है. ठीक है ना? एक आम आदमी को जब ये महसूस होने लग जाए कि वो रोजमर्रा की जो चीजें खरीदा करता था और अब जो वो चीजें खरीद रहा है उनमें फर्क आ रहा है, उसको लगता था कि पहले जो चीजें सस्ती थी अब चीजें महंगी हो गई हैं रोजमर्रा की, एक आम आदमी के लिए, तो उसका मतलब है मुल्क में महंगाई आ गई है. तो हम चाहते हैं कि वो महंगाई जो है वो कम से कम हो, और ना ही सिर्फ कम हो बल्कि वो स्टेबल हो. स्टेबल का मतलब है कि वो महंगाई का लेवल या रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट ना करे. बिकॉज अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होगी, इट इज गोइंग टू कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. और ये तो मैंने लाइन बोली है, रिमेंबर एंड राइट दिस लाइन. वो बच्चे जो ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं और फिर उन लाइनों को लिखते हैं जो मैंने मिस की हुई है, कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ये लाइन ऐसी बोली गई होगी, वो बेवकूफ है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि ये लाइन बहुत अहमियत के साथ बोली गई है. क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आएगा, डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल. वहां पे तुमने ये लाइन लिखनी होगी कि इन्फ्लेशन दैट इज अनस्टेबल इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन दैट इज लो. Why? Because that is going to cause significant uncertainty. तो अगर आप खुद ही फैसला कर लें कि भाई कौन सी लाइन की अहमियत है, कौन सी नहीं है, तो फिर आपके मार्क्स भी फिर उसी हिसाब से आएंगे. सही है? फिर एग्जामिनर भी आपका ग्रेड खुद ही डिसाइड कर देगा. सही है? तो अगर एक लाइन बोली जा रही है तो वो इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत है, तभी उसको लिखना भी है. अगर मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग सुने उसकी. तो बात चल रही थी. अच्छा, अब स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दैट इफ द इन्फ्लेशन इज अनस्टेबल, इफ इट इज, देखो अनस्टेबल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन थी 3%. हमें लगा भाई इकोनॉमी स्टेबल है. ठीक है ना? क्योंकि 3% इन्फ्लेशन जो होता है वो माइल्ड रेट होता है, लो रेट होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल रेट. ठीक है? इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर के अंदर वो रेट चला गया 6%, फिर थर्ड क्वार्टर में 8%, फिर 12%. अब इन्फ्लेशन का कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है रेट. भाई व्हाट इज हैपनिंग? It is going to create significant chaos and uncertainty among the investors, among the business community, among everyone. तो ये तो नुकसान है ना. तो गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती हैं, दैट इज व्हाई दे वांट के भाई इन्फ्लेशन का रेट स्टेबल रहे. अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर आदिल बैठ के इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं इन्फ्लेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा. मैं आपको आज की पहली क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, टेस्ट करा रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करने क्या वाले हैं आगे आने वाले दिनों में. वरना इन्फ्लेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के ऊपर इकोनॉमिक्स के बिल्कुल सेपरेट चैप्टर्स हम करेंगे. ठीक है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चों, वो आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड है. मिसाल के तौर पे जब हम माइक्रो में ट्रेड यूनियंस पढ़ते हैं, तो ट्रेड यूनियंस का कोई ताल्लुक डिमांड सप्लाई से नहीं है. ठीक है ना? इसी तरीके से डिमांड सप्लाई का कोई ताल्लुक जो है वो आगे जाके मार्केट स्ट्रक्चर से, या तुम समझ लो एवरेज कॉस्ट से नहीं है. तो हर चैप्टर माइक्रो का इंडिविजुअल है. मैक्रो के अंदर हर चैप्टर का ताल्लुक हर चैप्टर से. एवरी चैप्टर इज इंटरकनेक्टेड विद एवरीथिंग. सही है ना? समझ में आ गई बात? तो अगर किसी ने कोई चैप्टर मिस कर दिया एक मैक्रो में, कोई क्लास मिस कर दी, तो समझ लो कि पूरा हर चीज जाया हो गई आपकी. ठीक है? यस, क्लासरूम लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम, बट क्लासेस प्लीज मिस मत करिएगा. तो इन्फ्लेशन का हमने कहा कि क्या है. इन्फ्लेशन इज अ इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. लेकिन अभी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं बताई बिकॉज अभी हम इन्फ्लेशन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे. अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट इन्फ्लेशन इज. अच्छा, जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट लो होना चाहिए, तो उसका मतलब है, लो रेट का मतलब होता है बेटा कि इट शुड बी माइल्ड. ठीक है ना? माइल्ड इन्फ्लेशन होनी चाहिए, that is between 2 to 3%. Now, inflation that is between 2 to 3% is acceptable and it is not a problem for the economy. It is not harmful for the economy. Therefore, जैसे एग्जाम में सवाल आता है, discuss whether inflation is always harmful. पाकिस्तान में माइल्ड है.
पाकिस्तान में माइल्ड इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हाई। ठीक है, आपको मैंने जैसे कहा था ना कि मैं रिसेंटली जो काम कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सारे रीसेंट स्टैट्स, तो वो एग्जाम से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान, लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, फीमेल मेल पार्टिसिपेशन रेट्स, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जीएनआई, जीडीपी पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान, पॉवर्टी लेवल्स, इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान, ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीजें तुम्हें डेटा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो लो रेट होना चाहिए, दैट इज माइल्ड होना चाहिए, दैट इज बिटवीन 2 to 3% है, तो इट इज एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग इवैल्यूएशन पॉइंट दैट यू कैन मेक इन एग्जाम। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जो सेकंड हमारे पास वो है क्या कहते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, कोर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वो है हाई एम्प्लॉयमेंट और लो अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और हाई एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर हम देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली इट व्हाट इट मींस इज कि मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हाई होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, तो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, पीपल शुड नॉट बी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, सबके पास जॉब्स होनी चाहिए, बिकॉज अगर सबके पास जॉब्स होंगी तो इनकम्स बढ़ेंगी तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा बढ़ेगा और हमारी पॉवर्टी गिरेगी। दैट इज द साइकिल, राइट? रिमेंबर टू लिंक इट विद ईच अदर, ठीक है ना? तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा, यानी हाई रेट, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, जितना हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, उतना अच्छा है। एंड एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट, अच्छा बाय द वे लेट मी टेल यू that employment should not only be dominant in one particular sector. It's not the case that employment very high in primary sector in Pakistan, and that is actually leading to a very high economic growth. And for example, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान का employment level is like maybe 18%, and it has significantly improved. And we are like, okay, we are very happy that this rise in employment must have resulted into a rise in GDP of Pakistan, which is true. Definitely GDP will rise if employment is rising, and we are really happy. But if we dig deep down into this figure, we will realize that maybe this rise in employment is only dominant from one particular sector in the industry. Maybe this rise in employment was only coming from the primary sector. There was no rise in employment in tertiary or secondary. In fact, tertiary and secondary businesses went significantly down in Pakistan. So because the primary sector businesses significantly rose, but secondary and tertiary fell down, so overall the employment rate of Pakistan rose. But if we dig deep down, then that is not good. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक ही सेक्टर से वो डोमिनेंट हो और दूसरे सेक्टर्स को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दें। जी, अगर सर टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा तो उसमें जीडीपी पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर जीडीपी तो तब बढ़ती है जब आउटपुट बढ़ता है। गलत? अच्छा, ओके, ठीक है। देखें इनका सवाल क्या है, इनका सवाल सुन ले। ये कह रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और इसकी क्लैरिटी भी आज की क्लास में इकोनॉमिक ग्रोथ से भी तो हो सकता है। देखो तुम लोग के मैक्रो के सारे कॉन्सेप्ट फारिग हैं, टोटल फारिग कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम लोग कह रहे हो 3 + 2 = 5, बट 2 + 2 = 5, बट 2 + 3 = 7। तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी। पहले तो आप ये समझ लो, जब आप वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इट मींस इंक्रीज इन जीडीपी। तो जब भी आज के बाद से हम इंक्रीज इन जीडीपी बोलेंगे, हम समझ जाएंगे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये पहली बात एक साइड में रखी है। दूसरा सवाल पे आ जाते हैं जो इसने पूछा, वो ये कह रहा है कि सर टर्शरी सेक्टर के बढ़ने से, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में तो आउटपुट नहीं होता, वहां तो वो तो सर्विस सेक्टर है, वहां तो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं हम। आउटपुट, वी आर नॉट मेजरिंग आउटपुट इन यूनिट्स, वी आर मेजरिंग द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब तुम्हारा सवाल होगा कि हम सर्विस का आउटपुट कैसे मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सर्विस का आउटपुट इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं पूरे साल, उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो हमें पता चल जाता है कि सर्विस सेक्टर में कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, उससे आने वाला रेवेन्यू कितना है, क्योंकि उससे आने वाला जितना भी रेवेन्यू और इनकम्स होंगी वो जीडीपी के बराबर ही होंगी। ठीक है, और इस पे अभी हम बात करेंगे जब हम आएंगे कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पे, कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। तो लो अनएम्प्लॉयमेंट और हाई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने बात यहाँ पे कर ली। ठीक है, अच्छा, जो अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर रिवाइज करना है, उनके मॉक्स वगैरह आ रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर मेरे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की 3 वीडियोस हैं, काफी डिटेल्ड, तो आप लोग अपने मॉक्स के लिए उनको पढ़ सकते हैं।
मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 हमारी वीडियोस हैं डिटेल्ड, सही है। ये वीडियोस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये दी हुई हैं, ठीक है। ये सारी वीडियोस हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, 4 5 6 वीडियोस हैं। ये आप लोग अपने मॉक्स के लिए रिवाइज कर सकते हैं इससे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है यूट्यूब की, उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन करके मैंने दिखाई दी है, ठीक है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो ना ही सिर्फ हाई हो, बल्कि वो साथ साथ जिस सेकंड, ठीक है। दूसरा, हम चाहते हैं कि ना ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो, यानी कि मतलब देयर शुड बी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, कि ग्रोथ रेट्स हमारे ज्यादा हों, कि Q1 के 6% है तो Q8 के, जो सेकंड क्वार्टर के 8%, फिर 9-10% ग्रोथ रेट्स हमारे बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हुए हमारे ग्रोथ रेट्स हो, बल्कि वो सस्टेन्ड भी हो। सस्टेन्ड का मतलब है कि हो सकता है पाकिस्तान सिर्फ इसको दो क्वार्टर्स तक सस्टेन करे या 1 साल तक सस्टेन करे, और अगले साल जो है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाए। सो इट शुड बी सस्टेन्ड। नाउ द वर्ड सस्टेनेबल इज वेरी डिफरेंट। ये जो सस्टेनेबल का वर्ड है ना, ये बड़ा डिफरेंट है, और इसका कॉन्सेप्ट भी एंटायरली डिफरेंट है। व्हेन यू से दैट द ग्रोथ शुड बी, अच्छा पहले तो आप ये समझ लें कि ग्रोथ है क्या। जब हम वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू बेसिकली पोर्ट्रे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी, और जीडीपी क्या है ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इंक्रीज इन जीडीपी, जब भी वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा समझ जाना इट बेसिकली रेफर्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। अच्छा, जब हम वर्ड यूज करते हैं सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है ग्रोथ विदाउट सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बोले तो कि ग्रोथ विदाउट सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन, एंड इट मींस growth without significant growth without significant growth without significant negative externalities। आपको ये बात मालूम है कि जब हम प्रोडक्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की स्पेलिंग गलत ही लिखी है मैंने। सो आपको ये बात मालूम है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है, तो केमिकल वेस्ट की डंपिंग होती है, प्रोडक्शन रिजल्ट्स इनटू toxic pollution, environmental damage, depletion of resources, loss of biodiversity, loss of biodegradation। आपको मालूम है कि ये सब एग्जांपल्स आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स इट लीड्स टू नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो मुझे एक बात बताइए, आप चाहते थे कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आए, आप चाहते थे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, आप चाहते थे जीडीपी बढ़े, बट अगर आपके मुल्क में इतनी सीवियर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, दैट इज मेकिंग लिविंग in the country a problem for everyone। पानी का पीने का पानी सही नहीं है। So do you really think that welfare will improve? और मैं आपको एक बात बता दूं कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है आपके, कि डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर। 8 मार्क क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है, और इसके ऊपर जो मेरा फेसबुक का पेज है, उस पर पूरी एक सिग्निफिकेंट मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है इस पे, कि डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर। राइट दिस आंसर क्वेश्चन डाउन। Discuss whether economic growth always leads to economic welfare। बहुत दफा आ चुका है। So the idea for economic growth is to improve the standard of living for the country, because if GDP बढ़ती है तो employment बढ़ती है, फिर incomes बढ़ती है और living standards बढ़ते हैं। हम disagree नहीं कर रहे कि living standards नहीं बढ़ते, but if this economic growth is not sustainable, then what's the point? Because it will lead to significant negative externalities that will offset all the advantages of growth। यार मतलब आपके मुल्क में अगर आपके मुल्क में पीने का पानी, मतलब आपके मुल्क में गंदा पानी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, फ्लड्स आ रहे हैं आपके मुल्क में, आग लग रही है जैसे अमेज़न फायर्स, ऑस्ट्रेलियन फायर्स में, तो क्या फायदा जीडीपी का? अगर जीडीपी बढ़ भी रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ भी रही है, इनकम्स बढ़ भी रही है, तो क्या आम आदमी को उसका कोई फायदा हो रहा है? अगर उसके पास तो
ना प्रॉपर कोई, मतलब उसको 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 क्या फायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा जो है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है, when you say balanced, it means that there should be neither excessive deficits, neither excessive surpluses। ना आपके पास एक्सेसिव डेफिसिट्स होने चाहिए, ना एक्सेसिव। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि सर आप एक्सेसिव डेफिसिट्स तो समझ आता है, मगर एक्सेसिव सरप्लस हो अगर, ठीक है, तो ये तो फायदेमंद वाली बात है, बिकॉज एक्सेसिव सरप्लस इज इंडिकेटिंग दैट एक्सपोर्ट्स आर मच लार्जर देन इंपोर्ट्स। और बिल्कुल ठीक है, बट जब हम बात करते हैं ना एक्सेसिव की, तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। यानी हम बात करें नाइदर एक्सेसिव स्लैश persistent deficits, neither excessive slash persistent surpluses। ठीक है ना, ना excessive persistent surpluses होने चाहिए, ना persistent deficits होने चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में होगा अगर if inflows exceed outflows, ठीक है, और अब वो डेफिसिट में होगा if outflows exceed inflows। अब ये इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं अभी करेंगे, क्योंकि बात काफी लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता। जब हम बीओपी का चैप्टर करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, ऑल ऑफ दैट। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं बेसिक समझाने के लिए, बेसिक टच देने के लिए समझ लो, इनफ्लो बोले तो एक्सपोर्ट और आउटफ्लो बोले तो इम्पोर्ट। बिकॉज जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा आपके पास, आपके मुल्क में पैसा आएगा, आपके इनकम स्ट्रीम में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा आएगा। और आउटफ्लो जब आप करोगे, जब इंपोर्ट करोगे, तो आपके मुल्क से पैसा जाएगा। आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, आप दुनिया जहां की मशीनरी, कंज्यूमर आइटम सारे इंपोर्टेड मंगा रहे हो, तो भाई डोमेस्टिक कौन खरीदेगा? ये पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, ये पैसा पाकिस्तानी फर्म्स की गुड्स खरीदो, ताकि ये सर्कुलेट पाकिस्तान में करे। बिकॉज अगर अगर पैसा पाकिस्तान में सर्कुलेट करेगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदने में यूज होगा, सो ये पैसा फिर पाकिस्तान में विद इन द इकोनॉमी सर्कुलेट होगा ना, इसकी रोलिंग विद इन द इकोनॉमी होगी। दैट विल रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज इन आउटपुट, इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट। वो जिनको वो पैसा मिलेगा, वो डोमेस्टिक फर्म भी फिर अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, वो मजीद लोग हायर करेंगे, उनकी जो लोग हायर होंगे उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, फिर वो लोग स्पेंड करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो उसका एक मल्टीपल इफेक्ट होगा, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लाइड इंक्रीज होगा इनकम्स में, मल्टीप्लाइड इंक्रीज होगा आउटपुट में, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अभी और चीजें क्लियर होंगी। अदर ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू गाइस नो व्हाट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि अमीर गरीब में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। गुर्बत जो है, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है ना। Standard of living, crime rate, and economic development. Economic development is basically a measure of economic welfare. Economic development is a measure of economic welfare, जहाँ पर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक वेल्फ इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहाँ पे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो तब हो रही होती है जब अगर मैंने ये A2 वालों को करवाया था ये टॉपिक, तो अगर ये डेफिनेशन आप भी ले लें, बिकॉज डेफिनेशन तो एक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस डेफिनेशन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास जो है वो ये डेफिनेशन देख लो। Economic development is talking about people's well-being. It is talking about the quality of life. It is talking about improvement in standard of livings. It is talking about reduction in poverty, improved health and education, along with increased freedom and economic choice. यानी उनके पास freedom हो, अपनी आवाज उठा सकें, अपने मर्जी से कोई काम कर सकें, economic choices, मतलब अगर बिजनेस खोलना चाहें कर सकें, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, यानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो तब हम कहते हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है ना। ये नहीं, ये कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, पता चला माइनॉरिटी से कोई राइट्स नहीं है, नॉन मुस्लिम से कोई राइट्स नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, ठीक है ना। ये मैंने कल ही इनको टॉपिक कराया था, मैंने कहा मैं हाथ के हाथ आपको इधर से ही डेफिनेशन भी दे दो, ठीक है। सो ये बात हो गई। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट is covering your topics like standard of living. It is covering topics like freedom. It is covering topics like poverty.
it is covering topics like crime, stuff like that. ठीक है? So ये and all of this is अगर ये improve हो रहा होगा basically, so इससे क्या होगा? Poverty कम से कम हो रही हो, crime कम से, it is going to improve your welfare, and definitely make society better off. Use these words like it will make society better off. So ये terminologies use करना, ठीक है? Any questions up till now? सर 3 मिनट रहते हैं.